हेलो प्यारे बच्चों, मैं नितिन भैया आपके सामने लेकर आ गया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। हमने चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायोपोलरिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अभी जाके वो चैप्टर कंप्लीट करके आइए। फिर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, समकालीन जो केंद्र है सत्ता के समकालीन केंद्र, ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर। बहुत हिंदी मीडियम वाले बच्चों की भारी डिमांड थी कि भैया आप हिंदी में नहीं पढ़ाते, आप हिंदी में नहीं पढ़ाते। वैसे बोलता मैं हिंदी में हूं हमेशा, बस बुक यहां खुलती इंग्लिश में, तो बच्चों कंफ्यूजन थी कि भैया हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने आज पेज वाइज हिंदी में नोट्स लिख दिए हैं कि आप एनसीईआरटी का पहला पेज देखो, फिर उसके यहाँ पे नोट्स देखो। अगले पेज पे सेम होगा, एनसीईआरटी पेज देखो फिर नोट्स पढ़ो। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो बच्चों हम सब जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में द एंड ऑफ बायोपोलरिटी में किस तरह सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद में यूरोप की बात करें हम लोग, तो यूरोप पे क्या फर्क पड़ा। पहली बात तो बच्चों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ ऐसे संगठनों के बारे में, कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे केंद्र जो बहुत स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली, सिक्योरिटी वाइज और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस वाइज काफी स्ट्रांग है। जैसे हमारे पास पहला नाम आता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है बच्चों, आज पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, फिर पढ़ेंगे आसियान है, ब्रिक्स है, बहुत सारे और भी सेंटर्स हैं, बट इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड सेंटर्स दे रखे हैं, वो आपको पढ़ाया जाए। क्लियर बच्चों? शुरू करते हैं यूरोपियन यूनियन से। तो सोवियत संघ के बाद में यूरोप के सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या बच्चों ये थी कि पहली समस्या क्लियर थी कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन अपने यूरोप के देश बराबर सही कर पाएंगे। क्या यूरोप के देश जो हैं, जो दोनों वॉर लड़ चुके हैं, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे, या वो फिर से रिवेंज लेंगे उन एनिमीज से जिनसे पहले लड़ाई करते हुए आ रहे थे। अब जो यूरोपीय देश हैं, या तो वो अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें, या तो रिवाइव कर लें, अपने को फाइनेंशियली ठीक कर लें, या वो रिवेंज लें, राइवलरी जो चल रही आ रही है उसको ठीक करें। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो अब यहां पे यूरोप क्या करने वाला है। अब आप बोलोगे भैया वो इकोनॉमी वाइज अपने आप को ठीक करने वाला है, बिल्कुल सही बात। अब यूरोप के देश जो है अपने आप को इकोनॉमी वाइज फाइनेंशियली ठीक करने वाला है, बट मेन बात यहां पर यह आती है कि अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली ठीक करने वाले हैं, तो क्या वो उतने कैपेबल हैं या उन्हें किसी की नीड थी। तो यहां पे नीड पड़ती है बच्चों अमेरिका की। अमेरिका 1945 में, आपको याद होगा 1945 जब यूएनओ का गठन हुआ था, 1945 में यूरोपियन स्टेट्स को बहुत हद तक हेल्प करता है और अमेरिका वहां पे मार्शल प्लान लॉन्च करता है। मार्शल प्लान बच्चों क्या था, इसके अंदर जो यूरोप की इकोनॉमी थी उसको स्ट्रांग करने की बहुत सारी मुहिम चलाई गई थी। मतलब मेन बात ये थी कि यूरोप का ट्रेड बढ़ाया जाएगा, तो अमेरिका यूरोप की यहां पे हेल्प कर रहा था। दूसरी बात यहां पे यह है कि यूएस ने अपने आप को और बाकी जो देश यूरोप के, इनको नाटो के अंदर घोषणा करके सिक्योरिटी कंट्रोल करवाया। मतलब यूरोप की सिक्योरिटी स्ट्रांग करने के लिए नाटो की स्थापना करी। आपको नाटो तो याद होगा ना, आजकल न्यूज में सिखाते हैं, दिखाते रहते हैं नाटो वाटो के बारे में, पढ़ते हो गए आप लोग, है ना, NATO नाटो। चलो इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, चैप्टर के अंदर आएगा, आगे देखते हैं। इसके बाद में अमेरिका यहां पे क्या काम करता है, अमेरिका गठन करता है EEC का। बच्चों EEC क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है ये शुरू करने वाला है, यूरोप के ट्रेड को बढ़ाने वाला है। जो यूरोप के सारे देश हैं उन्हें एक करने वाला है, और इसी के साथ में गठन होता है यूरोपीय संघ का। एक बार बच्चों देख लो, 1949 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, आप चिल्लाकर बोल सकते हैं 1949। ठीक है, चिल्लाकर बोलना नहीं है, उसने बता दिया है कि सीरियस हो जाओगे तो चिल्लाकर बोलेंगे। 1949 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अब यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद होता क्या है, जो भी देश यूरोप के अंदर आते हैं वो सभी देश एक साथ आ जाते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्री भी आ रही है और वीक कंट्री भी आ रही है। सभी कंट्री यहां पे एक होके यूरोप की आर्थिक स्थिति को, यूरोप की अगर बात करें सुरक्षा स्थिति को, या बात करें यूरोप की सामाजिक स्थिति को, सबको ठीक करने के लिए इकट्ठे खड़ी हो जाती है। तो यहां मालूम पड़ता है कितनी एकता झलक रही यूरोपियन यूनियन में। हाँ, इसका मतलब भी क्या है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, इसका मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं यूनिटी। तो यूनिटी यहां पे शो कर रहा है इस यूनियन। इसके बाद बच्चों होता क्या है, अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन ने किसकी स्थापना करी और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली बात यह है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो उनके फॉरेन पॉलिसी थी, जो विदेशी नीति थी, वो सेम हो गई। सिक्योरिटी पॉलिसी सेम हो गई। अगर बात करें जस्टिस की, होम अफेयर्स की बात करें, ये सब सेम हो गए। और वहां पे सिंगल करेंसी का क्रिएशन हुआ। वो सिंगल करेंसी बच्चों कौन सी है, यूरो, जो यूरोप की ऑफिशियल करेंसी मानी जाती है। आपको पता होगा यूरो के बारे में, आज यूरो अमेरिका के सामने डॉलर्स की, जो डॉलर है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से टक्कर दे रहा है।
तो यूरो कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी से मालूम पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बात होती है, जो यूरोपियन यूनियन है वो भले ही अपना संविधान बनाने में फेल हो जाता है, बट उसकी खुद की संसद है। यहां देखो बच्चों, उसके पास खुद की करेंसी है, खुद का फ्लैग है और राष्ट्रगान है और एक स्थापना दिवस है। आप राइट साइड देख पा रहे होगे मेरे, ये यूरोपियन फ्लैग मैंने यहां पे दिखा रखा है, ये यूरोपियन फ्लैग है जिसको सभी यूरोपियन कंट्री मान रही हैं, यूरो करेंसी को मान रही हैं, यूरोपियन फ्लैग को मान रही हैं, वहां पे राष्ट्रगान जो है उसको फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब है कि इस संगठन ने सभी देशों को एक करने का काम किया। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे देश में होता है बच्चों कि अलग अलग संगठनों के अपने अलग अलग झंडे होते हैं, आपने देखा होगा ना। बट अगर बात करें हम लोग कंट्री की, तो सभी संगठन जो है एक ही झंडा फॉलो करते हैं, वो है अपना तिरंगा, है ना। तो वैसे यहां बात आती है कि यूरोपीय देशों का अपना अलग अलग झंडा है, बट अगर बात करें कि अगर वो संगठन सारे एक हो जाते हैं, सारे देश एक हो जाते हैं, तो संगठन का एक कॉमन फ्लैग है। वो कॉमन फ्लैग कौन सा है? यूरोपियन यूनियन फ्लैग। क्लियर बच्चों? बहुत आसान चीज है, समझ में आप सबके आ रहा होगा, बहुत क्लियर सी बात है। बट यहां मेन बात आती है, क्या ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, वहां की करेंसी है, क्या हर कंट्री फॉलो कर रही है, या वहां पे कुछ ऐसे देश थे जो उसको अस्वीकार कर रहे थे, या वहां पे खड़े होते हैं कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? आया होगा, फिर आगे देखते हैं। अब यहां पे एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी का मानचित्र है। इस मानचित्र में देखो, जो पुराने मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्हें पर्पल कलर शो कर रखा है, और जो नए मेंबर्स हैं वो ऑरेंज कलर शो करेगा है। ठीक है, तो यहां पुराने मेंबर्स एक बार देख लो बच्चों, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्पेन है। और जो न्यू मेंबर्स है, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है और स्लोवेनिया है। अगर आपको याद होगा तो सारे के सारे वही देश हैं सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो सोवियत संघ से हटने के बाद में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं बढ़ती हुई ताकत की। यूरोपियन यूनियन ने सब कुछ सी कॉमन करके कितने आपको अपना को स्ट्रांग बनाया। तो यूरोपियन यूनियन बच्चों, अगर बात करें इकोनॉमिकली वाइज, या बात करें पॉलिटिकली वाइज, या बात करें वहां की सैन्य शक्ति के बारे में, तो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। अगर वहां की जीडीपी की बात की जाए तो 2024 का आंकड़ा है, 2024 का आंकड़ा कहता है कि यूरोपियन यूनियन की जीडीपी जो है वो 19.35 अरब डॉलर है। इतनी ज्यादा वहां की जीडीपी चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो विदेशी मुद्रा में यूरो आती है, वो अमेरिका के डॉलर के बाद में सेकंड नंबर पे प्लेसिंग पाती है। इसका मतलब है यूरो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। आज यूरोपियन यूनियन के पास में जो सैन्य शक्ति है, अगर बात करें नंबर्स ऑफ सोल्जर्स की, तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। तो कितना स्ट्रांग हो चुका है यूरोपियन यूनियन। इकोनॉमिकली वाइज ही बात कर ली हमने सिक्योरिटी वाइज ही बात कर ली, हमने उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देख लिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे सकता है, या उसके लिए खतरा है यूरो? यस और नो कह सकते हैं ना। तो यूरो कहीं ना कहीं आज एक खतरा साबित हो चुका है डॉलर के लिए। इसके बाद बात की जाए तो विश्व व्यापार संगठन में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे देशों के व्यापार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, कंडीशंस लगाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, अगर उसमें बात की जाए तो अमेरिका के मुकाबले, आप शॉक हो जाएंगे, अमेरिका के मुकाबले यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी 3 टाइम्स है, 3 गुनी है। तो आज यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं अमेरिका धावा बोल चुका है, और डब्ल्यूटीओ के अंदर अपनी बात करें हिस्सेदारी की, तो 3 गुना ज्यादा रखता है अमेरिका से। तो कितना पावरफुल हो चुका है यूरोपियन यूनियन। वो छोटे छोटे सारे देश एक हो जाते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग यूनियन बना लेते हैं, जिसके पास में आज बात करें सोल्जर्स की, बात करें वहां पॉलिटिकल पावर की, बात करें इकोनॉमिकल पावर की, बात करें होम अफेयर्स की, बात करें रिलेशंस की बाई कंट्रीज से, बात करें विदेशी नीति की, और अगर बात की जाए तो सामाजिक संस्थाओं की, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है यूरोपियन यूनियन। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो इस लेक्चर को 0.5 या 0.75x पर भी देख सकता है, या वापस बैक जाके सुन सकता है। जो मैंने सुनाया बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा मेन था। वो मेन ये था कि यूरो कितना पावरफुल हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बात करें वहां की जीडीपी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और सैन्य शक्ति कितनी पावरफुल हो चुकी है, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में बात की जाए तो आज अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाती है तो यूरोपियन इतना स्ट्रांग हो चुका है, एक सेकंड बच्चों, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो चाइना और अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर पाता है। अब बच्चे बोलेंगे भैया ऐसा कहीं कोई एग्जांपल है क्या जहां पे अमेरिका को रोक टोक करी हो यूरोपियन यूनियन ने? तो मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं कि ईरान पे अमेरिका ने एक बार अटैक किया था। अभी भी ईरान पे अटैक अमेरिका कर रहा होगा इजराइल वाले मुद्दे पे।
अमेरिका बीच में आ रहा है। बट मैं पहले की बात सुना रहा हूं, जब ईरान पे अमेरिका ने अटैक किया था तो यूरोपियन यूनियन कुछ देश यहाँ पे उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। ब्रिटेन ने साथ दिया था उस टाइम में अमेरिका का, बट जर्मनी फ्रांस खिलाफ खड़े थे अमेरिका के। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस तरह से अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज जब चाइना भारी मात्रा में अलग अलग चीजें लेके आ रहा है, जो अगर ध्यान से देखा जाए तो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है उन्हें वीक कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, तो उसमें भी यूरोपियन यूनियन शामिल होता है और कहता है कि भाई हम बिना धमकी दिए, बिना ही लड़ाई झगड़ा करे आपसे बातचीत करके मुद्दे सुलझा सकते हैं। और यहां भी यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन लेके आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सिंपल चल रहा है ना, कुछ ही मुश्किल नहीं है। एक बार आप सारी कंट्रीज को देख सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, इन्हें कुछ के नाम याद कर लीजिए। ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये यहाँ मेन कंट्री है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। ठीक है, आगे हम पढ़ें किस तरह से ब्रिटेन ने आज यहाँ साथ छोड़ दिया है यूरोपियन यूनियन का। खैर देख लेते हैं। इसी बात में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है, तो अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का बहुत मेन जो कंट्री है फ्रांस। अगर आपको याद हो तो फ्रांस के पास वीटो पावर है, तो फ्रांस सुरक्षा परिषद का 5 देशों के अंदर आता है, तो एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन के बैठा है फ्रांस। और इतना स्ट्रांग है बच्चों फ्रांस कि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री भी यहां शामिल है यूरोपियन यूनियन में, और उसके पास एक दो नहीं बल्कि 335 न्यूक्लियर वेपन है। कितने हैं? 335 न्यूक्लियर वेपन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। तो वर्ल्ड के जो भी वर्ल्ड वाले मुद्दे होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर लेता है, वो कहीं ना कहीं वहां रोक टोक कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे जब चैप्टर नंबर 4 जहां हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, वहां मैं बताऊंगा आपको किस तरह वीटो जो है अपनी पावर दिखा सकती है, किस तरह फ्रांस है, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, ये कंट्री जो है अपने आप को वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं हटकर एक मुद्दा लेकर आ सकती हैं और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बहुत क्लियर चल रहा है, समझ में सबको आ रहा होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहां बताया गया है कि किस तरह से एक अपनी पावर का एक नमूना पेश करता है यूरोपियन यूनियन। आज यूरोपियन यूनियन इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि अमेरिका को रोक टोक कर लेता है ना। जैसा हम सब जानते हैं कि ईरान पे जब हमला किया था अमेरिका ने, तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति टोनी ब्लेयर उसके पक्ष में थे, बट अगर बात की जाए फ्रांस और जर्मनी की तो उन्होंने खुलकर विरोध किया था। इससे मालूम पड़ता है कि अमेरिका को रोक टोक कर सकते हैं, चाइना से लड़ाई कर सकते हैं, चाइना से बात कर सकते हैं कि आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ावा नहीं दे सकते, तो कितना ज्यादा कैपेबल हो गया है वो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे भैया आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, तो ये सब कुछ हो पाया बच्चों पैसे की वजह से, क्योंकि उनके होम अफेयर्स काफी स्ट्रांग थे, उनकी विदेशी नीति बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से उन्होंने व्यापार करना शुरू करा, तो यूरो में लेन देन करना शुरू करा, जिसकी वजह से उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट थी वो बहुत बढ़ गई थी। जिनके बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है वो जानते होंगे फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू जो होती है वो कितना मायने रखती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो वहां की जीडीपी को बढ़ावा दिया यूरोपियन की जीडीपी को यूरो ने कहीं ना कहीं उसको थामा जब वो नीचे गिर रहा था। यूरो के जो लागू किया गया होम अफेयर्स में यूरो को, वो इतना ज्यादा अच्छा रहा स्टेप कि आगे जाके यूरो ने उसकी बढ़ती हुई जीडीपी को और बढ़ा दिया, और आज उसकी जीडीपी 2024 के आंकड़े बताई जाए तो 19.35 अरब डॉलर है ना बच्चों, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं विज्ञान और संचार की बात की जाए तो इसमें भी काफी आगे निकल चुका है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब बच्चों आगे देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहा हूं और साथ साथ में पेज वाइज पेज समझा रहा हूं कि हर पेज में क्या लिखा है। अब मैंने आपसे पहले पेज पे कहा था कि सभी देश इतने ज्यादा खुश नहीं थे, सभी देश सारी बातें नहीं मानते, सभी देश यूरो को नहीं एक्सेप्ट करते। ऐसा क्यों? अब बहुत नॉर्मल सी बात समझाता हूं मैं आपको। अब कुछ स्ट्रांग कंट्री हैं, उनके साथ वीक कंट्री भी स्ट्रांग हो जाएंगी मिलके, तो वीक कंट्री अगर स्ट्रांग कंट्री से मिल रही है तो वो तो स्ट्रांग हो जाएंगी, बट जो पहले से स्ट्रांग कंट्री थी कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इनके पास इतनी पावर क्यों, आखिरकार हम इनसे पावर शेयर क्यों करें, जब हम पहले इतने कैपेबल हैं तो जो वीक कंट्रीज हैं उनको सारा देकर ऊपर ले क्यों आए, इसमें उनका क्या फायदा है। तो यूरोपियन यूनियन बनाने के बाद में कुछ देशों का ऐसा मानना था कि आखिरकार जो देश सोवियत संघ से निकले हैं उन्हें शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह के बच्चों फैसले थे। एक फैसला ये था उन्हें शामिल करके अपनी टीम को बड़ा किया जाए और ईयू को और आगे बढ़ाया जाए, बट एक फैसला ये भी था कि उन्हें शामिल करा ही क्यों जाए, आखिरकार इसमें उनका फायदा क्या है, वो स्ट्रांग कंट्री जो शामिल करना चाहती है उनका फायदा क्या है।
क्या बात आपको समझ में आ रही है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की सारी ही बातों पे सभी देशों ने एक जैसी राय नहीं दी। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा भी हो रखा है एक बार देख लो कि ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थैचर, इन्होंने यूके को या ब्रिटेन को अलग कर दिया है यूरोपियन यूनियन से, है ना। अब वो उसका हिस्सा नहीं रह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर डेनमार्क और स्वीडन की बात की जाए तो डेनमार्क स्वीडन आज एक्सेप्ट नहीं करते यूरो को, वो यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यूरोपियन यूनियन की यूनिटी में भी कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना किताबों में दिखाया जाता है। अगर बारीक से पढ़ा जाए तो उसमें भी खामियां हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक विभाजन चल रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बट अच्छा, फिर भी एट द एंड हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन पे कि यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक सेंटर है ना। इतना मजबूत केंद्र है कि वो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड की इकोनॉमिकल चीज को, वर्ल्ड की अगर बात की जाए सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर देता है। ठीक है, वो ट्रेड को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है अमेरिका की इन्फ्लुएंसशिप को, वो कहीं ना कहीं कम कर रहा है ताकत को डॉलर की यूरो को लाने के बाद से, और कहीं ना कहीं चाइना की ट्रेडिंग को प्रभावित कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो आज हमने सीखा यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन में कौन से देश शामिल हैं, कौन से देश पुराने थे, कौन से देश नए थे, आखिरकार गठन क्यों किया गया, मार्शल प्लान क्या था, क्या इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, और यूरोपियन यूनियन की आखिरकार जो बेसिक मान्यताएं हैं, कॉमन राष्ट्रगान होना, कॉमन फ्लैग होना, कॉमन करेंसी होना, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, इस आज हमने सारी रीड कर ली। मतलब मेन बात यह है कि हमने पूरा पूरा यूरोपियन समझ लिया है बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे आसियान के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को ये यूरोपियन लेक्चर समझ में आए हो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें पढ़ेंगे आसियान के बारे में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।